नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंघई, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज भोपाल से हूं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राएं, सम्मानीय प्राध्यापकगण, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है, विषय है वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट, जो कि एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का विषय है। लेकिन ये सभी के लिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की छात्र छात्राएं हों, चाहे थर्ड की हों, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट। चूँकि आप सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इंटरेक्शन जरूर करें, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि जो सभी के लिए उपयोगी है। जो आज के टॉपिक विषय के जो हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे, जिन पे कि हम चर्चा करेंगे आपसे: उद्यमी से आशय, उद्यम से आशय, उद्यमिता से आशय, उद्यमी की प्रकृति, उद्यमिता की प्रकृति एवं विशेषताएं, उद्यमिता का महत्व, उद्यमी वर्ग का उद्भव एवं विकास, उद्यमी के कार्य, उद्यमिता के विकास हेतु सुझाव और उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम देखें कि जब कोई व्यापार करता है तो वहां पर व्यवसाय होता है, व्यवसायी होता है और व्यावसायिकता होती है। यहां हम देखें, तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं: उद्यमी, उद्यम और उद्यमिता। जो उद्यमी की परिभाषा दी गई है उसमें है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की स्थापना या विकास की जोखिम उठाता है, आवश्यक संसाधन एकत्रित करता है तथा उसका समुचित प्रबंध करता है, उद्यमी कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कहें कि जो व्यापार को करता है, जो जोखिम उठाता है, जो लाभ कमाता है, जो हानि को वहन करता है, वह उद्यमी कहलाता है। व्यापारी भी हम उसको कह सकते हैं, व्यवसायी भी हम उसको कह सकते हैं, और विस्तृत अर्थ में जाएं तो जो उद्योगपति है वह भी उद्यमी कहलाता है। व्यापार को करने वाला और जोखिम को वहन करने वाला। जोखिम में, जब कोई जोखिम को वहन करता है तो लाभ भी होता है और हानि भी होती है। अब हम देखें कि उद्यम क्या है, क्योंकि तीन शब्द इसमें हमेशा आते हैं: उद्यमी, उद्यम, उद्यमिता। उद्यमी का आशय भी हमने देखा। उद्यम से आशय व्यापारी अथवा व्यवसायी अथवा साहसी द्वारा किए जाने वाले व्यापार, व्यवसाय को उद्यम कहते हैं। उद्यम कंपनी, साझेदारी अथवा एकाकी व्यवसायी के रूप में हो सकता है। जैसा कि आपने एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, स्नातक स्तर पर आपने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, कंपनी पढ़ी, एकाकी व्यवसायी को पढ़ा। ये जो व्यापार करते हैं, चाहे कंपनी हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे एकाकी व्यवसायी हो, सहकारी समितियां हो, ये सभी उद्यम है। अब उद्यमिता से आशय, उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। विभिन्न
व्यावसायिक जोखिमों को वहन करने, साहसिक निर्णय लेने तथा नव प्रवर्तन करने की क्षमता को उद्यमिता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति की रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत है, सहनशीलता बहुत है, तो ये हम उसको कहते हैं कि उसमें स्किल है। जैसे मान लीजिए, कभी कभी हम व्यापार में देखते हैं कि जब दो व्यापारी कोई व्यापार सेम बिजनेस करते हैं, एक व्यापारी उसमें बहुत सफल होता है, एक व्यापारी असफल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इसमें जो प्रथम व्यापारी सफल है उसमें गट्स हैं बिजनेस चलाने के, दूसरे व्यवसाय में गट्स नहीं है। कभी कभी तो ये होता है कि जब एक व्यवसाय में दो भाई उस व्यवसाय को चलाते हैं, एक भाई जब दुकान पर बैठता है तो पता चलता है कि व्यापार बहुत तेज गति से चलता है, और जब दूसरा भाई उसी व्यापार उसी दुकान पर बैठता है तो बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते, तो बिल्कुल भी दुकान नहीं चलती है। इसका हम ये कह सकते हैं कि प्रथम भाई में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, द्वितीय में नहीं है। तो व्यवसाय को चलाने की जो कला होती है उसी को ही हम उद्यमिता कहते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जोखिम वहन करना ये अंदर से आती है। कई चीजें, जैसे हम अगर कहें कि उद्यमी अच्छे उद्यमी, कुशल उद्यमी जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, ऐसा नहीं है। कई बार अपन कहते हैं कि साहब उसको तो गॉड गिफ्ट है, कई को होती है, लेकिन कई प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आप को इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो जोखिम को वहन करने की अंदर से हम में शक्ति आती है। साहसिक निर्णय लेना, हम में जब तक विल पावर नहीं होगी, वही विल पावर जब हमारी बहुत अच्छी होगी, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होगी, तभी हम में नए नए आइडियाज आएंगे, तभी हम नव प्रवर्तन कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। इसी को ही उद्यमिता कहते हैं। अब हमने जब उद्यम और उद्यमिता को देखा संक्षिप्त में, अब हम देखें कि उद्यमिता की क्या विशेषताएं होती हैं। व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिम वहन करता। हम जैसे देखा है कि उद्यमिता जो होती है, उद्यमिता व्यक्तियों में ही होता है, व्यक्तियों के समूह में भी होता है। ठीक है, जोखिम वहन करता, जो उद्यमिता की प्रकृति होती है वे जोखिम को वहन करने की होती है। ठीक है ना, हमें देखते हैं कि कई लोग रिस्क उठाने की, कई लोगों में क्षमता नहीं होती, लेकिन कई लोगों में बहुत क्षमता होती है। और बिजनेस का रूल्स है नो रिस्क नो गेन। हम पढ़ते हैं व्यापार में कि यदि हम रिस्क नहीं उठा सकते हैं, यदि हम रिस्क नहीं उठाते हैं तो उसको हम व्यवसाय में वो सफल नहीं हो सकते। कई लोग बिल्कुल सुरक्षित काम करना चाहते हैं, एकदम से जब सेफली चलते हैं तो हो सकता है उतनी बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में हमको लाभ ना हो, हम अपने व्यवसाय को आगे ना बढ़ा पाए। लेकिन अगर हम में जोखिम उठाने की क्षमता है तो निश्चित रूप से हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि रिस्क से कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, तो वो रिस्क बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ज्ञान आधारित व्यवहार, कभी कभी क्या होता है, कई चीजें, जैसे मान लीजिए आज आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, शेयर मार्केट को आप समझते हैं। शेयर मार्केट में सभी लोग जानते हैं कि रिस्क बहुत होती है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहें कि हमें का आपको पर्याप्त ज्ञान भी होना चाहिए। तो उद्यमिता की विशेषता है कि ज्ञान आधारित व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको केवल आप में क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता है तो आप सफल हो जाएंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर शेयर मार्केट में हम अपना पैसा लगाते हैं तो उसके संदर्भ में हमको ज्ञान भी होना चाहिए पूरा का पूरा। संसाधनों का एकत्रीकरण, एंटरप्रेन्योरशिप में पूरे के पूरे हमारे पास संसाधन होने चाहिए। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, टेक्नोलॉजी, ये सभी हमारे पास होना चाहिए, तब हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट
कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक रचनात्मक प्रक्रिया है, क्रिएटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों के दिमाग में एक नए नए आइडियाज आते हैं। जब कोई व्यापारी बिजनेस चलाता है तो आज हम देख रहे हैं कि इतना कंपटीशन है बिजनेस में, तो जैसे व्यवसायी जिनके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, हो सकता है वो अपने व्यवसाय को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट का जैसे युद्ध सा हो रहा है, ठीक है, हर जगह, नेट, इंटर, टीवी पर, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में। और आप देखते हैं कई बार तो मैंने ये देखा है कि कई लोग कई विज्ञापनों से प्रभावित होकर उस वस्तु को खरीदते हैं। तो एक नया जो आइडियाज आता है, दैट इज उद्यमिता स्किल। तो रचनात्मक प्रक्रिया है उद्यमिता, एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस प्रकार कोई भी व्यापार अनवरत चलता रहता है, तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उद्यमिता एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हमें ये नहीं कि अगर आज हमने 4 आइडियाज सोच लिए उसके बाद हमारा सब कुछ खत्म है। हमें नए नए आइडियाज हमेशा आते रहते रहना चाहिए। अर्थात यही एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, पेशेवर प्रक्रिया, प्रोफेशनल। कई बार अब एक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है कि आपको पेशेवर होना चाहिए, पेशेवर प्रक्रिया अपनाना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा कि जो कई पेशेवर व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर्स उसमें आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, वकील आते हैं। तो आजकल व्यापारी को भी पेशेवर होता जा रहा है। अर्थात हम में अंदर से ऐसी एक भावना, एक प्रोफेशनल होना चाहिए। जब तक हम एक डायनामिक नहीं होंगे, प्रोफेशनल नहीं होंगे, तब तक हम किसी व्यवसाय को अच्छे से रन नहीं कर सकते हैं। तो एक जो उद्यमिता की विशेषता है वो पेशेवर प्रक्रिया भी है उद्यमिता। उद्यमिता एक अंतः प्रेरणा है। कभी कभार ये होता है, देखिए, आंतरिक और बाह्य, अंदर से भी कभी कभी कुछ चीजें सीखते हैं और कभी कभी बाहरी आवरण को देख के, बाहरी वातावरण को देख के कि भी व्यक्तियों में नॉलेज आता है। तो अंतः प्रक्रिया भी है, अंतः प्रेरणा है, क्योंकि मोटिवेशन होता है जो आंतरिक होता है, मोटिवेशन आंतरिक होता है, लेकिन बाह्य प्रक्रियाओं को देख के, ठीक है ना। कभी भी जब हम मोटिवेशन हमको मिलता है तो कुछ ना कुछ चीजों को ग्रहण करके या सामने किसी चीजों को देख के हम उसको ग्रहण करते हैं। तो उद्यमिता एक अंतः प्रेरणा है। उद्यमिता एक जीवन शैली है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है। कई बार आपने देखा होगा कई लोग जो कि इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं कई चीजों का, घंटों बैठे रहेंगे। चित्रकारों को आपने देखा होगा कि वो लोग घंटों चित्र बनाते रहते हैं, उन्हें किसी आस पड़ोस वाले से मतलब नहीं होता, वो अपने आप में खो जाता है। ये उद्यमिता में भी होता है, किसी भी स्किल में होता है। जब हम कोई भी हम में स्किल डेवलपमेंट होता है तो वो इस प्रकार से उसमें हमें अपने आप को डुबो लेना चाहिए। किसी भी, जैसे व्यापार में, तभी हम उस कला को सीख पाएंगे। उद्यमिता स्व अर्जित गुण है। कभी कभी जैसा मैंने आपको शुरू में आपको बताया कि अंदर से भी वर्तमान समय में अगर हम ये कहें कि स्वार्जित गुण ठीक है, लेकिन बाहर से भी हम सीख सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से, कई अन्य तरीकों से हम अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। अब वर्तमान समय में यदि हम देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या महत्व है, सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जब हम व्यवसाय करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हम कोई चीज करते हैं तो अगर हम उसमें पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होंगे तो ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं होंगे। कई जगह क्या होता है कि हमको ऐसे निर्णय लेना पड़ते हैं कभी कभार कि त्वरित क्षमता से, त्वरित गति से हमको निर्णय लेना पड़ते हैं। अगर हम में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, त्वरित निर्णय, कभी कभार हमको त्वरित निर्णय लेना पड़ते हैं, अगर वो क्षमता नहीं होगी तो हम फेल हो सकते हैं।
तो वर्तमान समय में यदि हमें किसी चीज का स्किल है तो निश्चित रूप से उससे हमको आगे जाके फायदा ही मिलेगा। हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा मैं मानता हूं। उद्यमिता औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में रोजगार के अवसरों, उत्पादकता, उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। हमने उत्पादन के साधन पढ़े, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। जब कॉमर्स हम शुरू में पढ़ते आए हैं, चाहे वो 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में हो, तो हमको उत्पादन के 5 साधन पढ़ाए गए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। और ऐसा कहा गया कि ये उत्पादन के 5 महत्वपूर्ण साधन हैं। उसके बाद फिर हमने विपणन पढ़ा कि इन गुजरने के बाद मार्केटिंग, ये सब हम पढ़ा। इसके अब वर्तमान परिवेश में उन साधनों के अलावा अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान, इंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट। तो यदि हम ये कहें कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उद्यमिता औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है। हमने देखा है कई ऐसे उद्योगपतियों की हम जीवनी पढ़ें कि जिन्होंने अपने बिल्कुल छोटे स्तर से काम करते करते इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है कि वर्तमान में वो बहुत उच्च शिखर पर पहुंचे। ये उनका विजन था, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप स्किल थी, तभी वो इतनी ऊंचाइयों को पहुंच पाए। क्योंकि यदि उनके पास भूमि है, श्रम है, संगठन है, लेकिन उसके साथ साथ साहस होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होना चाहिए उनके पास में, ये सब चीजें हमको ऊंचाई को छूने में सपोर्टिंग रोल प्ले करती हैं। हम उद्यमिता के महत्व को निम्न बिंदुओं से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। नवप्रवर्तन, इनोवेशन। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट में इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्तमान समय में जब इतना प्रतियोगी कंपटीशन चल रहा है कि जब तक हम इनोवेशन को नहीं अपनाएंगे, नवाचार को नहीं अपनाएंगे, तो हम पिछड़ जाएंगे। अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। नवप्रवर्तन में कुछ चीजें हैं कि जैसे नए बाजार की खोज। वर्तमान में हम देख रहे हैं, वर्तमान ग्लोबलाइजेशन के युग में जब पूरा विश्व को एक बाजार माने जाने लगा है कि हम यदि अपनी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, लेकिन अगर उसकी हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो नवप्रवर्तन के अंतर्गत नए नए बाजारों की खोज करना, नवीन प्रारूप का विकास। वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग में हर चीज में नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। हम यदि नवीन खोजों को नहीं करेंगे, नवीनता को नहीं लाएंगे, तो हम निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। लेकिन उद्यमिता में इनोवेशन के माध्यम से नए बाजार की खोज होती है, नवीन प्रारूप का विकास होता है, नवीन उत्पाद का परिचय होता है, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, नवीन उत्पाद प्रक्रिया का प्रयोग। आजकल हमने देखा होगा मशीनीकरण का युग है। पहले जो चीजें मैन्युअली हुआ करती थी, अब अधिकांशतः नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मशीनों ने उसका स्थान ले लिया है। तो नई टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन यूज होती जा रही है। उद्यमिता से रोजगार के अवसरों का विस्तार होता है। कैसे? नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। निश्चित रूप से जैसे आपने देखा होगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। उनका उद्देश्य है कि अगर
चूंकि नौकरी के क्षेत्र सीमित हैं, अगर युवा शिक्षित व्यक्ति अपना रोजगार स्वयं स्थापित करेगा तो निश्चित रूप से स्वयं तो कमाएगा ही, कई अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करेगा। तो उद्यमिता से रोजगार के अवसरों का विस्तार होता है, उसमें नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होती है। अगर मान लीजिए आज हम कई युवा बेरोजगारों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट कर दें तो हो सकता है कि वह अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करे, नई नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापित करे, स्वयं रोजगार प्राप्त करे और अन्य लोगों को रोजगार दे सकता है। वो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, जैसा मैंने बताया कि उद्यमिता से इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। बिना इनोवेशन के उद्यमिता स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, नई नई तकनीकी का उपयोग होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट में। संसाधनों का पूर्ण विदोहन, ऐसा कहा जाता है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार भूगर्भ में छिपा हुआ है। आवश्यकता है केवल उसको उसके उचित विदोहन की। हमारे धरती के अंदर एक से एक खनिज पदार्थ हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उनका विदोहन संसाधनों का हम नहीं कर पा रहे हैं। कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट है तो उसके साथ साथ नवीन तकनीकी का नवीन तकनीक का प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से इससे संसाधनों का भी पूर्ण विदोहन होता है। बेरोजगारी का समाधान, निश्चित रूप से अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आप में है तो कई लोगों के विचार, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग सरकारी नौकरियों को छोड़कर, प्राइवेट कंपनियों के अच्छे अच्छे पैकेज की नौकरियों को छोड़कर अपना व्यवसाय खोला, उनने अपनी कंपनी खोली और आज वो कई लोगों को, खुद तो बहुत अधिक मुनाफा कमा ही रहे हैं और कई लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। बेरोजगारी का समाधान होता है इससे। निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, आज हम देख रहे हैं हमारे देश में स्वतंत्रता के समय हम देखते थे कि हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में हम आयात करते थे, निर्यात बहुत कम होता था। लेकिन आज स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि हमारे यहाँ निर्यात बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, आयात रुका है, आयात प्रतिस्थापन हुआ है, आयात पर रोक लगी है। क्यों? क्योंकि उन वस्तुओं का उत्पादन, उन वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में ही करने लगे हैं। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से ही ये चीजें हुई हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के व्यवसायियों ने खुद यहाँ पर ऐसी वस्तुओं का इजाद किया जो हम पहले विदेशों से मंगाते थे, और इतनी वस्तुओं का उत्पादन किया जो कि हम विदेशों में भेजने लगे हैं। तो निर्यात बढ़ा है हमारे यहाँ, एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है। कम होने का कारण उसको हम अपने देश में ही बनाने लगे, हम अपने देश में ही उत्पादन करने लगे। निर्यात ये मैं आपको बता चुका हूं कि उद्यमिता से निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन हुआ है, आयात पर रोक लगी है। देश का संतुलित आर्थिक विकास, हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट से जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जब विकास होना शुरू हुआ, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, तो पब्लिक सेक्टर के माध्यम से हमारे यहाँ देश का आर्थिक विकास हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब देश के स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में पब्लिक सेक्टर के माध्यम से बड़े बड़े कारखाने आए, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे और बड़े BHEL हो और बड़े पब्लिक सेक्टर हो, उनके माध्यम से हमारे देश का आर्थिक विकास हुआ। तदुपरांत तीसरी पंचवर्षीय योजना से मिक्स्ड इकोनॉमी आई, जिसमें हम मिक्स्ड इकोनॉमी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर चले। 1991 में हमारे देश की आर्थिक नीति में अमूलचूल परिवर्तन हुआ जब LPG का कॉन्सेप्ट आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन। उस समय जब पब्लिक सेक्टर के माध्यम से देश का आर्थिक विकास हुआ तो कुछ क्षेत्र डेवलपमेंट के लिहाज से अधूरे रहे, लेकिन आज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट से देश का संतुलित आर्थिक विकास होना शुरू हुआ। संतुलित आर्थिक विकास का मतलब है पूरे देश का विकास, किसी एक क्षेत्र का नहीं। आज उद्यमी हर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसका कारण है कि जब से पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, हर व्यक्ति ने सरकार द्वारा जारी सरल नीतियों का, उदार नीतियों का फायदा उठाया और स्वयं का बिजनेस, स्वयं का उद्योग स्थापित किया। इससे यह हुआ कि देश का पूरा संतुलित आर्थिक विकास हुआ, मतलब किसी एक क्षेत्र का नहीं। आज आप देखेंगे हर क्षेत्र में उद्योगों का डेवलपमेंट हो रहा है। देश का संतुलित आर्थिक विकास होने से राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। हम देखते हैं कि यदि देश का आर्थिक विकास होगा तो निश्चित रूप से जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। व्यक्ति को मजबूत होना होगा, व्यक्ति मजबूत होगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो देश भी आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। ये पूरी एक चेन होती है। व्यक्ति मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। संतुलित आर्थिक विकास से व्यक्ति मजबूत हुआ है, लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, पूंजी निर्माण कैसे होता है। पूंजी निर्माण का मतलब होता है अर्न करना, फिर बचाना, बचत करना और उसका विनियोग करना इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम कमाते हैं, देन बचत करते हैं और फिर उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे कैपिटल बनती है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। संतुलित उद्यमिता से पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है, अर्थात जब व्यक्ति मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से उसकी कमाने की क्षमता में वृद्धि हुई। कमाने की क्षमता में वृद्धि हुई तो बचत करने की क्षमता में वृद्धि हुई, और बचत करने की क्षमता, जब उसके पास पैसा होगा तभी वो इन्वेस्टमेंट का सोच पाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर भी नहीं सकते। अगर हमारे पास बचत है तो निश्चित रूप से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं, और हम इस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देश में पूंजी का निर्माण होगा। संतुलित विकास, जैसा मैंने शुरू में बताया कि उद्यमिता की भावना के विकास से देश का पूरा संतुलित विकास हुआ है, उद्योगों की दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर वहां पर बहुत अधिक मात्रा में उद्यमी हैं, व्यापार करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वहां की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आएगी। अर्थव्यवस्था की गतिशीलता केवल हम ये कहें कि सरकार ही ला सकती है तो गलत है। हम में कैपेसिटी होना चाहिए। सरकार नीतियों को लाती है, सरकार देश हित की नीतियों को लाती है, सरकार इस प्रकार की नीतियों को लाती है कि व्यापार को बढ़ावा मिले, उद्योगों को बढ़ावा मिले, लेकिन हमें भी तो उन नीतियों का फायदा उठाना चाहिए। तो जब भी उद्यमी मजबूत होगा तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में भी गतिशीलता आएगी। अब हम देखें कि उद्यमी वर्ग का उद्भव एवं विकास किस प्रकार हमारे देश में, हम इसका इतिहास ज्यादा नहीं देखेंगे, केवल ये देखेंगे कि उद्यमी वर्ग का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। तो हम देखें कि लगभग 17वीं शताब्दी से इसका उद्भव का वर्णन मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट में, इसके उद्भव में, इसके विकास में कोई बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं।
बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसके उद्यमिता के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण है जाति तत्व। हमने देखा है, आप अगर एक इतिहास उठा के देखें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, तो मैंने देखा है, पढ़ेंगे अपन, कि कुछ विशेष जातियों में विशेष जातियां व्यापार करते हुए मिली हैं। पहले उस समय हमने देखा होगा कि महेश्वरी, गुप्ताज, या आप कहें तो बनिया जितने हुए, अग्रवाल, ये सब व्यवसाय में संलग्न हुए और ये सफल हुए। अब हम छोड़ दें, ये हम पहले उद्यमी के उद्भव की बात कर रहे हैं। अब तो सभी लोग उसमें अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक करते हुए दौड़ रहे हैं, लेकिन हम उद्भव की बात कर रहे हैं कि जाति तत्व उस समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था कि जो ये महेश्वरी समाज हुआ, ठीक है ना, या पारसी हुए, ठीक, या अग्रवाल हुए, या बनिया हुए, या गुप्ता हुए, इन लोगों ने बड़ा इफेक्ट हुआ कि इस जातियों में बिजनेस का इन परिवारों में अधिक विकास हुआ। शुरू में पारिवारिक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। शुरुआत में मैंने देखा कि जो बड़े बड़े व्यवसायी रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहे हैं, उनके बेटों ने फिर उसके व्यवसाय को चलाया, फिर उनके बेटों ने भी। आज हम रिलायंस का लें, आज हम उदाहरण यदि टाटास का लें, बिड़ला का लें, कि औद्योगिक घराने शुरू से चले आ रहे हैं, आज भी सफल हैं, नए तो आ रहे हैं। तो एक पारिवारिक तत्व भी रहा है उद्यमी के उद्भव विकास में, धार्मिक तत्व भी रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में व्यावसायिक तत्व की अपेक्षा व्यवसाय कई धार्मिक अधिक होने के कारण ज्यादातर लोग अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा साहब कि हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो हमारी किस्मत में होगा, इसलिए बहुत बड़ा लॉस हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। कर्मों पर भी विश्वास होना चाहिए। हम अगर ये एनालिसिस करें, अगर हम इससे ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो लें कि साहब ये तो हमारे भाग्य में ही घाटा था, तो ये गलत होगा। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने उसके प्रति कितने समर्पण भाव से कार्य किया है, कितनी समर्पण भाव से मेहनत की है। तो हमारे देश में धार्मिक तत्व भी व्यवसाय के विकास में कई बार आड़े आया है। व्यक्तिगत तत्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सपोर्ट करता है उद्यमी वर्ग के उद्भव और विकास में। कई बार मैंने देखा कई लोग सफल हो जाते हैं, कई लोग असफल हो जाते हैं, तो पर्सनालिटी का भी एक उनमें तत्व होता है। शिक्षा और तकनीकी का तत्व भी होता है। जो लोग या जिस एरिया के लोग बहुत अधिक शिक्षित होंगे, तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, जैसा यदि हम इसके इतिहास को देखें तो गुजरात, राजस्थान या बॉम्बे, महाराष्ट्र, यहाँ के लोगों ने व्यापार के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। तो ये उनका कुछ उनमें अंदर से, उनमें एक तो शिक्षित वो बहुत रहे, दूसरा तकनीकी वहां उनके में इतना नॉलेज रहा, पेशेवर पृष्ठभूमि। कई लोगों में हमने देखा होगा कि जो आज आप जाएं, बॉम्बे जाएं, जो बहुत विकसित प्रदेश हैं, उनमें वहां के व्यवसायियों में प्रोफेशनल बहुत ज्यादा होंगे। वो आज मान लीजिए हम अगर कोई भी बिजनेस को ले, अगर वो मुंबई में करते हैं हम, तो एक अलग उसका एटीट्यूड होगा, करने का तरीका अलग होगा। उससे छोटे स्थान पर करेंगे तो उसका तरीका एक अलग होगा। तो पेशेवर पृष्ठभूमि भी उद्यमी के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नव प्रवर्तन, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जहां जहां इनोवेटिव रहे हैं, जहां जहां व्यक्ति में इनोवेशन किया है, उद्यमिता का विकास वहां पर ज्यादा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे जो कि एक उद्यमी वर्ग के उद्भव और विकास में जिन्होंने कि अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, कुछ उसके तत्व थे। उद्यमी के कार्य, अब हम देखें कि वर्तमान समय में 4 प्रमुख कार्यों में उद्यमी के कार्यों को बांटा गया है। निर्णयात्मक कार्य, प्रबंधकीय कार्य, विकासात्मक कार्य और अन्य कार्य। ठीक है,
अब हम संक्षिप्त में देखें कि निर्णयात्मक कार्य, कहना चाहिए कि जो डिसीजन लेने वाले जो कार्य हैं, उपक्रम का चयन। उद्यमी जो होता है सबसे पहले उसको उपक्रम का चयन करना पड़ता है अपने, कि हम व्यवसाय कौन सा करें। कभी भी उपक्रम का चयन करना बहुत कठिन काम है। जब भी कोई कंपनी अपने व्यवसाय स्थापित करती तो उसके पहले वो बहुत स्टडी करती है। कोई साझेदारी फर्म व्यवसाय स्थापित करता है, चाहे वो एकाकी व्यापारी, बहुत स्टडी करता है और स्टडी करने वाला ही सफल होता है, ठीक है ना। उसको बाजार का अध्ययन करना पड़ता है, उसको ये देखना पड़ता है कि जिस एरिया में हम वस्तु को बेचेंगे वहां पर खरीदने वाला मिलेगा भी कि नहीं। तो सबसे पहले उसको एक सही उपक्रम का चयन करना पड़ता है, ये उसका कार्य है। फिर वस्तु का चयन, कि वो उपक्रम का चयन किया, देन फिर प्रोडक्ट का चयन किया। उत्पादन का आकार, उसको ये चयन करना पड़ता है कि उत्पादन हम कितना करें, बिल्कुल कैलकुलेशन करना पड़ता है कि प्रोडक्शन कितना करना चाहिए हमको, ये भी उसका कार्य है। उत्पादन की तकनीकी तय करना, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसकी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। स्थान का चयन, स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। कई बार क्या होता है, हम उपक्रम का चयन कर लेते हैं, वस्तु का चयन कर लेते हैं, उत्पादन का आकार चयन कर लिए, तकनीक का चयन कर लिए, लेकिन हम यदि उचित स्थान का चयन नहीं कर पाए तो हम व्यवसाय में फेल हो जाएंगे। इसलिए आज बड़ी बड़ी कंपनी पहले सर्वे कराती हैं कि हमें अपना व्यवसाय कहां स्थापित करना है, स्थान क्या रहेगा हमारे व्यवसाय का, कि जहां पर कि हम बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकें, हमें ग्राहक मिल सके वहां पर। क्योंकि वर्तमान में उत्पादन करना सरल है लेकिन उसको बेचना बहुत कठिन है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचने में सफल हो जाता है तो वह सफल व्यक्ति मैं मानता हूं, क्योंकि मैं वर्तमान समय में ऐसा मानता हूं कि उत्पादन उतना कठिन नहीं है जितना कठिन उत्पादित वस्तु को बेचना होता है। क्योंकि बेचना एक कला है। उत्पादन तो आप मशीन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वस्तु को आप मशीन के माध्यम से नहीं बेच सकते। आप में स्किल होना चाहिए कि आप वस्तु को वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में बेच सकें। प्रबंधकीय कार्यों में एक उद्यमी के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, पूरे व्यवसाय में जैसा मैंने देखा है कि कई जगह हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं, तो एक उद्यमी का कार्य है कि बड़े ही संगठित ढंग से उसको मैनेज करना। वित्त का प्रबंधन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त के बिना वो अपने व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता है। पूंजी की उसको व्यवस्था करना पड़ेगी, कहां से उसकी पूंजी आएगी, कैसे आएगी, कितनी आंतरिक स्रोतों से आएगी, कितनी बाह्य स्रोतों से आएगी, यह कार्य उद्यमी का ही है। विपणन प्रबंधन ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसा मैंने बताया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट उसका तत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। क्योंकि उत्पादन कर पूंजी की व्यवस्था कर लेगा, बैंकों के माध्यम से पूंजी ले ली, भूमि की व्यवस्था हो जाएगी, अपने रुपयों के माध्यम से भूमि खरीद लेगा, लेकिन वस्तु को बेचना, अगर उसमें कैपेबिलिटी है, अगर उसमें स्किल है, तो ही वह वस्तु को बेचने में सफल होगा। अर्थात मार्केटिंग करना, मार्केटिंग मैनेजमेंट करना वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण एक उद्यमी का कार्य है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी चैनल होती है। उत्पादक होता है, निर्माता, उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ये पूरी चैनल एक वितरण का काम करती है। ये भी उद्यमियों का ही कार्य है, ये उद्यमी का ही कार्य है कि वह अपनी वस्तुओं का वितरण किस प्रकार से करे। क्या डायरेक्ट वो थोक व्यापारी को दे माल, क्या डायरेक्ट वो फुटकर व्यापारी को दे माल, या सीधा निर्माता से सीधा ग्राहकों को दे माल, ये उसको तय करना है कि वितरण की। आजकल तो आपने पढ़ा होगा पर्सनल सेलिंग में, घर घर जाकर विक्रय, डोर टू डोर सेल, पर्सनल विक्रय में आपने पढ़ा होगा, घर घर जाकर माल को बेचा जा रहा है। और वर्तमान में तो आपने देखा होगा
ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये भी वितरण का ही एक माध्यम है, मार्केटिंग का ही एक माध्यम है। तो इन चुनौतियों का सामना एक उद्यमी को करना पड़ रहा है। अब एक नई चुनौती आ गई ई शॉपिंग की, वर्तमान में आपने देखा होगा। ये चुनौतियां आएंगी, इन चुनौतियों से उसको निपटना पड़ेगा। अगर उसमें स्किल है तो निश्चित रूप से, अगर वो वर्तमान परिवेश से कदम से मिलाकर, कदम से कदम नई नई टेक्नोलॉजी से वो यदि यूज करता रहा तो निश्चित रूप से वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। विकासात्मक कार्य भी होता है। विकासात्मक कार्य में नव प्रवर्तन, इनोवेशन, नए चीजों का प्रयोग करना और राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कारपोरेट सीएसआर, सीएसआर के बारे में आपने देखा होगा, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हर व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य, हर उद्योगपति का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता था, लेकिन अब हर व्यवसायी का, हर उद्योगपति का कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। समाज के प्रति भी उसका कुछ उत्तरदायित्व है, देश के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व है। हर कारपोरेट जगत में देखें, आज वह अपने व्यवसायिक से कमाया गया लाभ का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उपयोग कर रहा है। तो हर उद्योगपति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहा है। तो यदि हम कहें कि उद्यमी का राष्ट्रीय विकास में भी योगदान का कार्य है। अन्य कार्यों में हम शुरू में पढ़ चुके हैं, इसमें जोखिम उठाना, जोखिम वो उठाता ही है, बिना जोखिम उठाए नो रिस्क नो गेन का प्रिंसिपल है सेफ्टी। लेकिन जोखिम के साथ साथ उसको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, सुरक्षा की इतनी भी ना जोखिम उठा ले कि वो व्यवसाय बंद हो जाए, बहुत ज्यादा हानि में चला जाए वो। और ये है सामाजिक दायित्व जो मैंने अभी आपसे चर्चा की सीएसआर की, कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब तो कंपलसरी कर दी है कंपनी एक्ट में, कि हर कंपनी को अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक दायित्व में भी लगाना है। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाएं, चाहे आधारभूत संरचना को बढ़ाने के क्षेत्र में लगाएं, लेकिन उसको अपने व्यापार के लाभ का, अपने उद्योग के लाभ का कुछ प्रतिशत कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इसको लगाना है। अब हम उद्यमिता विकास हेतु सुझाव क्या दे सकते हैं? सुझाव तो व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार हमको करना पड़ेगा, साहस की भावना का विस्तार, ये हम कहें कि कोई मशीन कर देगी तो नहीं होगी, लेकिन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से हम अपने आप में इस भावना का विकास कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि व्यापारी कुशल उद्यमी जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है। उसको बनाया कैसे जाता है? विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से एक व्यक्ति अच्छा उद्योगपति बनता भी है। तो साहस की भावना का विस्तार भी किया जा सकता है उसमें। ठीक है, आज हम बहुत अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करके, अच्छे व्याख्यानों को सुनकर भी हमें साहस की भावना डेवलप, विल पावर बढ़ता है हमें। फाइनेंस मैनेजमेंट, वर्तमान में देखा है कि अगर जिस व्यवसायी ने अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, कई लोग अपने फाइनेंस का, उसके पास जो वित्त है उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जहां उसको धन लगाना है वहां वो नहीं लगा पाता है। तो ये भी एक कला है, वित्त प्रबंधन करना। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, अगर मान लीजिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट करना है, बढ़ाना है, तो आधुनिक तकनीकी का यूज करना ही पड़ेगा हमको। प्रेरणाएं और अनुदान हम ज्यादा से ज्यादा उनको दें, जिससे वो स्वयं का बिजनेस स्थापित कर सके। तकनीकी परामर्श, चाहे वो शासन स्तर से हो, चाहे वो प्राइवेट स्तर से हो, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एडवाइस उनको उपलब्ध कराना पड़ेगी।
रिसर्च को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अपने